दोस्तों, आमतौर पर समुद्र की कॉस्ट लाइन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं और इनकी जीती जागती एग्जांपल है दुबई के पाम आइलैंड्स है। समुद्र के लहरों के खिलाफ जाकर वहां जमीन के टुकड़े को बनाना वाकई ही एक मुश्किल चैलेंज है। लेकिन आज आप एक ऐसी सिटी के बारे में जानेंगे जिसको समुद्र में नहीं बल्कि समुद्र को रेगिस्तान तक लाया गया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कुवैत में मौजूद सबा अल अहमद सी सिटी की, जो कुवैत के बिजनेस टाइकून खालिद अल मरज़ूक का ख्वाब था। कुवैत की कड़कती गर्मी और रेगिस्तान के बीचों बीच खूबसूरत शेप का समुद्र और इसके आसपास 2.5 लाख लोगों के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक ऐसा मिशन था जिसने इंजीनियर्स को कुदरत के खिलाफ जाकर काम करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि कुवैत को इस मेगा सी सिटी की जरूरत क्यों पेश आई? इसमें क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गए? पिछले 32 सालों से आज तक इस पे काम किया जा रहा है और सबसे बढ़कर ये है कि सी सिटी को बनाने में इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा। डेस्टिनी फैक्ट वीडियोस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुवैत दूसरे के मुकाबले में है तो बहुत ही छोटा, लेकिन उसके बावजूद ये मिडिल ईस्ट का दूसरा अमीर देश है। कुवैत इतना अमीर देश है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली करेंसी कुवैती दिनार ही है। जहां हमें इंडिया में 78 रुपीस का एक यूएस डॉलर और पाकिस्तान में 200 रुपीस का एक यूएस डॉलर मिलता है, वही कुवैत में एक दिनार के बदले में 3.2 यूएस डॉलर मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल में कुवैत लगभग 300 करोड़ बैरल से भी ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक तो इतनी ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन और फिर ऊपर से कुवैत का पॉपुलेशन 42 लाख ही है। यही वजह है कि यहाँ के हर एक शख्स जरूरत से ज्यादा अमीर है। कुवैत में एक्सपेंसिव कार्स, यार्ड्स, लग्जरी विलास और ऐशो आराम वाली तमाम चीजों रखना एक आम बात है। और ये सब कोई अभी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुवैत की किस्मत 85 साल पहले बदली थी, जब यहाँ से पहली बार ऑयल निकालना शुरू हुआ था। 1980s में कुवैत के पास पैसा तो बहुत, लेकिन अब इनके पास लग्जरी विलास बनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। कुवैत का तकरीबन सारा एरिया ही बंजर रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी ना होने की वजह से रहना काफी मुश्किल होता है। इस वजह से सबकी कोशिश थी कि समुद्र के किनारे में अपने विला या फार्म हाउस बनाया जाए ताकि ठंडे हवा की मजे लिया जा सके। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कुवैती बिजनेस टाइकून खालिद अल मरज़ूक ने एक ऐसी लग्जरी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला, हर मेंशन प्राइवेट बीच में बना हुआ होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तब मुमकिन होता जब कुवैत की कॉस्ट लाइन पर कोई जगह खाली हो। कुवैत सिटी पहले ही आधे से ज्यादा कॉस्ट को कवर कर बैठी थी और बच जाने वाली कॉस्ट पर कई प्रोजेक्ट्स पहले ही बन चुके थे। सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले पर्शियन गल्फ में एक नेचुरल क्रीक सिस्टम बना हुआ था। लहरों के प्रेशर से ये इन क्रीक्स पे पानी काफी अंदर तक जाता था। ये देखकर खालिद अल मरज़ूक को आइडिया आया, क्यों ना इन नेचुरल क्रीक्स को इस्तेमाल करके यहाँ एक पूरी सी सिटी बनाई जाए जिसमें इन क्रीक्स को एक्सटेंड करके अपनी मर्जी की शेप दी जाए। ख्वाब तो उन्होंने देखा था, लेकिन इसको पूरा करना किस हद तक मुश्किल को बढ़ा देगा ये किसी के दिमाग में नहीं था। अब नॉर्मली होता ये है, नेचुरल कॉस्ट लाइन हवा और लहरों के प्रेशर से बनती है। अगर कॉस्ट लाइन को आल्टर या चेंज करने की कोशिश की जाए तो ये कुछ ही दिनों में वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, क्योंकि इनका मुकाबला कुदरत से होता है। अब अगर रेगिस्तान में ऐसा क्रीक सिस्टम बनाना हो जिसकी शेप भी पसंद की हो, ये नेचुरल पावर्स उसकी शक्ल भी ना बिगाड़े, तो इसके लिए ऐसी प्लानिंग की जरूरत होती है जो कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाकर काम करे। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही प्लानिंग की जरूरत थी। 1986 में खालिद अल मरज़ूक के बेटे फवाज अल मरज़ूक ने एक ब्रिटिश इंजीनियर्स डिजाइन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने दिन रात एक करके कंप्यूटर सिविलाइजेशन के मदद से इस मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाया। नेचुरली यहाँ सिर्फ 2 टाइटल क्रीक्स थी, लेकिन 2 क्रीक्स मजीद बनाने में फैसला किया गया। कौन सी क्रीक कहाँ से निकलेगी, उस पर हवा और लहरों का कितना प्रेशर होगा, ये सारी कैलकुलेशंस करके जिन क्रीक्स पर पानी का प्रेशर ज्यादा था उनको स्प्लिट करके एक डिजाइन बनाया गया। लेकिन अभी मामला प्लानिंग फेज में ही था कि एक बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो गई। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराकी सोल्जर्स सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरे कुवैत पर कब्जा करके बैठ गए। सी सिटी की कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात है। इस दौरान लोगों के चले चलाए बिजनेस भी बंद हो गए और लोकल्स ने अपने घरों में बंद रहना अच्छा समझा। अमेरिकन अलायंस ने कुवैत की मदद की और इराक की आर्मी के खिलाफ मुकाबला
मुकाबला किया। 1 साल तक ये मामला चलता रहा, लेकिन जब इराक सोल्जर्स कमजोर पड़ गए तो उन्होंने जाते जाते कुवैत की 700 से भी ज्यादा ऑयल वेल्स पर आग लगा दी। न सिर्फ इतना बल्कि इराकी सोल्जर्स ने ऑयल वेल्स के आसपास अंडरग्राउंड माइंस इंस्टॉल कर दी ताकि कोई भी आग को बुझाने की हिम्मत ना कर सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक ये नॉन स्टॉप जलती रही। एक एस्टिमेट के मुताबिक तेल के इन कुओं पर आग लगने से कुवैत को रोजाना 60 लाख बैरल्स का नुकसान हुआ था, यानी टोटल 10 महीनों के अंदर 180 करोड़ बैरल्स का नुकसान। पूरी दुनिया में 15 दिनों तक जितना ऑयल आज इस्तेमाल किया जाता है उतना ही ऑयल कुवैत में जला दिया गया था। 10 महीनों के बाद जाकर कुवैत ने इस आग पर $2 अरब खर्च करने के बाद काबू पाया। ये हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया था जिसने अगले कई सालों तक कुवैत तो खाली करके रख दिया। जब कुवैत इस मसले से निकला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और गल्फ कंट्री ने ऐसे प्रोजेक्ट जन्म ले चुके थे। उनके सामने कुवैत सी सिटी का प्रोजेक्ट किसी खाते में ही नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की। यहाँ दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बन चुका था और आर्टिफिशियल आइलैंड्स के कई प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुबई ज्यादातर इंटरनेशनल अट्रैक्शन पहले ही ले चुका था, लेकिन फिर भी कुवैत ने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। सी सिटी का ये प्रोजेक्ट 5 फेसेस में डिवाइड किया गया और फैसला किया गया कि एक एक करके फेसेस कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहले काम था फेस 1 और 2 पे खुदाई करने का। इसके लिए 40 बुलडोजर्स, 90 आरटी कैलकुलेटेड डंपर्स और 87 एक्सकवेटर, 48 डंप ट्रक्स और 6 क्रेन्स मंगाई गई। ये कोई आम खुदाई नहीं थी क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से में सिल्ट पाई जाती है। सिल्ट एक बहुत सॉफ्ट किस्म की सैंड होती है जिसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी हो नहीं सकती। बिल्डिंग तो क्या, इस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। पहले खुदाई करके ऊपर वाली लेयर से रेत अलग की गई और फिर नीचे से सिल्ट को बाहर निकाला गया। उसके बाद वही रेत डालकर जमीन का लेवल बढ़ाया गया ताकि आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल बढ़े तो इस साहिल पर बनने वाले विलास पर कोई असर ना हो। इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत मास लेवल पे की गई थी। कई महीनों तक 24 घंटे वर्कर्स की टीम इस काम पे लगी रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एस्टिमेट के मुताबिक सी सिटी के फेस 1, 2 और 3 में से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड निकाली गई। ये तकरीबन इतना ज्यादा रेत है कि इसमें हमारे अहमदाबाद की दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 20 मरतबा भरा जा सकता है। रेत से लेवल तो इंक्रीज हो गया, लेकिन अब इसको कंप्रेस करने का वक्त आ चुका था क्योंकि ये रेत फिलहाल बहुत लूज थी और किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कंप्रेसर के लिए क्रेन से 15,000 केजी का वेट जमीन पर गिराया जाता था। जिस जगह पर ये लोड गिरता था वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता था। एक दिन में 12,000 मरतबा 15 टन का ये वजन जब जमीन पर गिराया जाता तो ऐसा मंजर देखने को मिलता था। बाकी सब चीजें तो अपने जगह, लेकिन एक मसला ऐसा था जिसका डर अंदर ही अंदर सबको खाए जा रहा था। इन आर्टिफिशियल क्रिक्स में जब समुद्र का पानी डाला जाएगा तो क्या ये पानी नेचुरल तौर पे फ्लो करेगा या नहीं? अगर पानी वक्त पे चेंज ना हुआ तो इसमें फंगस पैदा हो जाएंगे और बदबूदार पानी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फेल भी कर सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए टाइटल गेट्स इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। टाइटल गेट ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो सिर्फ एक तरफ से आने वाले पानी के प्रेशर से खुद ब खुद खुल जाता है। जब समुद्र से आने वाले वेव्स ज्यादा या कम हो जाएंगी तो ये गेट अपने आप वापस बंद हो जाएगा। कंप्यूटर सिमुलेशन पे टेस्ट करने के बाद ये नोटिस किया गया कि टाइटल गेट लगाने के बाद क्रिक्स को 100% पानी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। टाइटल गेट का मसला सिर्फ एक बड़े मसले का सलूशन था, लेकिन अभी कई और मसलों से निपटना बाकी था। सी सिटी के इस प्रोजेक्ट में टोटल 250 किलोमीटर के नए बीचेस बनने जा रहे थे, यानी जितनी कुवैत की अपनी कॉस्ट लाइन है उससे भी ज्यादा लंबी ये कॉस्ट लाइन होने वाली थी। इतने ज्यादा नए बीचेस के लिए वो खास सैंड भी चाहिए होगी जो हमें आम तौर पे बीचेस में मिलती है। अब इतनी ज्यादा सैंड लाए तो कहां से? ये एक बहुत बड़े सवाल है। एक्सपर्ट्स ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल ही लिया। नॉर्मल डेजर्ट सैंड, जिसकी कुवैत के पास कोई कमी नहीं थी, उसमें हर साइज के पार्टिकल होते हैं। बीच पे जो सैंड मौजूद होती है उसमें सैंड के पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा होता है। लिहाजा अब फैसला किया गया नॉर्मल डेजर्ट सैंड में से मोटे साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाएगा। रेत को पानी से धोकर उसमें से मोटे साइज के रेजों को अलग किया जाएगा। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये प्रोसेस 4 बार किया जाता था। पानी से धोने से और फिल्टर करने के इस प्रोसेस में
जो रेजे बच जाते थे वही बीज के लिए परफेक्ट थे। एक दिन में 4000 टन को लाया जाता और पानी से धोकर उसको फिल्टर किया जाता था। यह पूरा प्रोसेस कई महीनों तक दिन रात चलता रहा। बीचेस के सैंड को लहरों की प्रेशर से बचाने के लिए पत्थर की वॉल्स भी बनाने का फैसला किया गया। इन वॉल्स पर लगाए जाने वाले पत्थर बॉर्डर के उस पर सऊदी अरब की एक स्टोन क्वेरी से लाया जाता था, क्योंकि कुवैत के पास अपनी एक भी स्टोन क्वेरी नहीं थी। पूरे 6 सालों के मेहनत के बाद CCT के 3 फेसेस कंप्लीट हो चुके थे। अब बारी थी एक आलीशान लॉन्च पार्टी की। कुवैत के उस वक्त के अमीर सबा अल अहमद ने इस प्रोजेक्ट का भरपूर अंदाज में स्वागत किया और इसी मौके पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से जोड़ने का फैसला किया और जब से लेकर ये प्रोजेक्ट सबा अल अहमद CCT के नाम से पहचाना जाता है। ये अपने वक्त का आलीशान प्रोजेक्ट है जिसके अभी तक सिर्फ 4 फेसेस कंप्लीट हुए हैं और 5th फेज की कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रही है। पिछले 32 सालों से कुवैत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई मुश्किलात का सामना किया और इसमें पेश आने वाले इंजीनियर्स के चैलेंजेस को सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है दोस्तों डेस्टिनी फैक्ट चैनल की ये स्पेशल वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और डेस्टिनी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो आपको पहले पहुंच जाए। अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट।